हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए आपका स्वागत करते हैं आपके इस आरवीएस कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम उस दिन मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हम उससे आगे की बात करते थे। शायद हमने उस दिन 11 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उससे आगे की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। सवाल कह रहा है कि 3, 7 और 18 से विभाज्य होने वाली विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो आपको पता है कि इनसे विभाजित होने वाला सबसे छोटा पूर्णांक आपसे पूछा जा रहा है। तो 3, 7 और 18 से विभाजित होने वाला सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा, इनका एलसीएम होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ऑप्शन एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 72 7 से नहीं करता है तो ये गलत होगा। अगर हम बात करें अगले सवाल, अगला ऑप्शन जैसे आप देख रहे हैं, या 3, 7 और 18 कक्ष से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो वह संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम होगी। और एलसीएम लेंगे तो 18 और इंटू में 7, 18 सते कौन सा 126। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की हम बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। कह रहा है कि छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम और 7वीं संख्या से 5 कम है। 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 42। देखिए आप, कह रहा कि 12 संख्याओं का औसत क्या है 42। आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, संख्याओं का योग और बटे में उनकी संख्या। अगर आपको संख्याओं का योग दिया गया है, अगर आपको संख्याओं का योग निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, 12 संख्याओं का औसत 42 है तो 12 संख्याओं का योग क्या होगा, 12 दूने 24, 12 दूने 48 और 2 50, 504। उन सभी 12 संख्याओं का योगफल क्या होगा, 504। कह रहा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। अगर अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है तो उनका योग 40 के हिसाब से क्या होगा, 200। कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, तो पहली 4 संख्याओं का औसत अगर 44 है तो उनका योग क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 176, 44 गुना 4 176 होगा। अब कह रहा है कि छठी संख्या 5वीं से 6 कम है। छठी संख्या 5वीं से 6 कम है और 7वीं से 5 कम है। छठी संख्या 5वीं से 6 कम है, तो मैं मान लेता हूं कि जो 5वीं संख्या है, जो फिफ्थ नंबर है, जो फिफ्थ नंबर है उसको मैं मान लेता हूं x। अगर 5वीं संख्या मेरे बच्चों x है तो सवाल कह रहा है कि जो छठवीं संख्या है, जो छठवीं संख्या है वह 5वीं से 6 कम है। इसका मतलब छठवीं संख्या आ जाएगी x माइनस 6। अब छठवीं संख्या के बारे में ही कहा जा रहा है कि वो 5वीं से तो 6 कम है और 7वीं से 5 कम है। 7वीं से 5 कम है। छठवीं संख्या 5वीं से 6 कम है, तो अगर हमने 5वीं को x माना है तो छठा नंबर आ गया मेरे बच्चों x माइनस 6। अब यही छठवीं संख्या अगर 7वीं से 5 कम है, तो एक ही भाषा के दो मतलब होते हैं। अगर छठवीं संख्या 7वीं से 5 कम है तो इसका एक मतलब यह भी होगा कि 7वीं संख्या छठवीं से 5 ज्यादा है। इसका मतलब जो 7वीं संख्या हो जाएगी वह क्या होगी, 7वीं संख्या हो जाएगी x माइनस 6 और प्लस का जब 5 करोगे इसमें तो x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये सब इन 12 संख्याओं का योग इसके इक्वल होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो x x हमको 3 बार दिखाई पड़ रहा तो 3x और ये माइनस का प्लस का 176। अगर हम माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 होगा, 176 में से 7 गया तो आएगा 169 और प्लस 200 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 369। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 504। आप करेंगे तो 3x बराबर में क्या होगा, ये 369 जाके घटेगा तो 14 में से 9 गया आ जाएगा 5 और ये 9 में से 6 गया 3 और उसके बाद आ जाएगा 5 में से 3 गया 2। ये आ जाएगा 4 में से 3 गया 1। x बराबर में कितना आ गया, x बराबर में आ गया मेरे बच्चों 45। x की वैल्यू 45 आ गई। इन्होंने कहा कि 5वीं और 7वीं संख्या का औसत बताओ। 5वीं और 7वीं संख्या का औसत,
व 7वीं संख्या का औसत आपसे पूछा जा रहा है। तो 5वीं और 7वीं संख्या का अगर आपको औसत बताना है तो औसत क्या होगा, इन दोनों का योग। अगर x का मान 45 है तो बताओ 5वीं संख्या तो 45 ही होगी, 7वीं संख्या क्या होगी, x माइनस 1 यानी 44 होगी, और बटे में 2 करेंगे तो यह जोड़ने पर आ जाएगा 89 और बटा 2, आप कैंसिल आउट करेंगे 44.5, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर। आइए अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अगर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखिए अगला जो सवाल हमारे सामने है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन से है। कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 8 है, c अनुपात b बराबर 4 अनुपात 3 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। मेरे बच्चों अगर हम देखते हैं तो हमें दिया गया है a अनुपात b का मान दिया गया है सर 5 अनुपात 8 और c अनुपात b का मान 4 अनुपात 3 है। मैं क्या करता हूं, इसको मैं अगर हम b अनुपात c लिखें तो b अनुपात c इधर भी पलट दीजिए और उस साइड में पलट दो तो यह आ जाएगा 3 अनुपात 4। अब ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, कह रहा है a अनुपात b का मान है 5 अनुपात 8 और b अनुपात c का मान, c अनुपात b का मान हमको 4 अनुपात 3 दिया गया था। हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ रेशियो को पलट दिया तो b अनुपात c का मान आ जाएगा 3 अनुपात 4। अब आप मुझे बताइए, हमने आपको रेशियो पढ़ाया होगा तो आपको बताया कि रेशियो एक कंपैरेटिव कैलकुलेशन है। अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि अगर a का मान 5 होगा तो b का मान 8 होना चाहिए, बट जब हम यहां देख रहे हैं कह रहा है a का मान अगर 3 यूनिट होगा तो b का मान 4 होना चाहिए। ये कैसे संभव कि b की वैल्यू अलग अलग, b का मान तो सेम ही होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको सेम करने के लिए हम करते क्या है कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसको मेरे बच्चों हम 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं a अनुपात b का मान आ जाएगा 5 तिया 15 और 8 तिया 24, और यहाँ b अनुपात c का जो मान आएगा वो 24 और अनुपात में 8 का गुना यहाँ पर भी होगा तो 32। अब आप देख रहे हैं b एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम तुलना करके लिख देंगे a का मान 15, b का मान 24 और c का मान क्या होगा 32। 15, 24, 32 कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आइए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 परसेंटेज का क्वेश्चन है। सवाल ये कह रहा कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि जो योगफल है वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। 180 का 15%, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, पढ़ा होगा आपने, क्या होगी भैया 3/20। कह रहा है 180 के 3/20 में क्या जोड़ू, तो मैंने मान लिया x जोड़ू। कह रहा है कि वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। 360 के 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। 360 के 1/5 के बराबर हो जाए। 20 से काटेंगे 20 नमा 180 होता है, 5 से काटेंगे मेरे बच्चों 5 7 35, 72 आ जाएगा। 9 तिया 27 और x बराबर में क्या आ जाएगा 72। देन x बराबर आ जाएगा 72 में से जब आप 27 घटा रहे होंगे तो 72 और माइनस का 27 घटाएंगे, 12 में से 5 7 गया तो 5 आया और 6 में से 2 गया 4, तो आपका आंसर आ रहा होगा 45। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो भी परसेंटेज का क्वेश्चन है बच्चों। आप देखिए सवाल कह रहा है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो मेरे बच्चों अगर आप सिंपली मैं मान लेता हूं कि 2 वर्ष पहले, चाहे तो आप रेशियो इंक्रीज वाला मेथड लगाओ सक्सेसिव इंक्रीज का, या फिर मैं मान लेता हूं कि 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वह हमने मान ली कि चलो 2 वर्ष पहले x रही होगी। अगर 2 वर्ष पहले x थी तो सवाल करें एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी
और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। तो अगर 2 साल पहले x थी तो मेरे बच्चों वहीं से तो घटेगी। अगर पहले साल वो 30% बढ़ी है तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10। तो x का 3/10 बढ़ेगी, यानी 10 से कितना हो गई, 13। और अगले साल कह रहा है 15% कम हुई, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20। अभी पिछले सवाल में हमने देखा। इसका मतलब अगर 20 थी तो 20 से 3 घट के क्या हो गई, 17। और आज 2 सालों के बाद करंट में पॉपुलेशन क्या है, तो आप कहेंगे सर 11,000 से। अब आप सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखो 17 से मैं काटता हूं, 17 छक्के 102 और 17 पचे 85, 13 से काटोगे 13 पंजे 65, 50 आया। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 200 गुना 50, 2 पंचे 10 और 1000, और यानी कुल मिला के एक्स की वैल्यू आ गई 10,000। यानी 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, तो ये मेरे बच्चों 10,000। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए आप, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, 6,000 रुपए की राशि पर 4 वर्षों में कोई धनराशि 7800 हो जाती है। कह रहा है ब्याज की दर में 2.5% की वृद्धि होने पर यह राशि इसी समयावधि में कितनी हो जाएगी। तो आप देखिए 6,000 से कितनी हो जा रही है भैया, 6,000 से 7800 हो जा रही है। कितने सालों में, तो 4 सालों में। अब कह रहा है कि रेट 2.5% और बढ़ जाए, तो रेट 2.5% और बढ़ जाएगा तो ब्याज हर साल 2.5% और आएगा। तो 2.5% के हिसाब से 4 सालों में कितना ज्यादा ब्याज आएगा, 10%। यानी धनराशि 10% और बढ़ जाएगी। तो 6,000 का 10% कितना होगा, 600। इसका मतलब हुआ कि धनराशि 600 और बढ़ जाएगी, तो 78 और 6 कितना हो जाएगा, 8400 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88.80 रुपए है जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 1/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर आप एनुअल कैलकुलेशन करते हैं तो वार्षिक ब्याज कितना होगा। अगर आप एनुअल कैलकुलेशन करते हो बच्चों तो एक साल में ब्याज कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 10% आएगा, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो, क्योंकि पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का मान बराबर। अगर आप छमाही कैलकुलेशन करते हो तो आपको पता है कि एक साल में 2 छमाही होती है। तो अगर पूरे 12 महीनों की रेट 10% है, यानी एक साल में अगर 10% ब्याज आता है, छमाही कैलकुलेशन करोगे यानी 6 महीने बाद ब्याज की गणना करोगे तो छमाही की ब्याज दर क्या होगी, 5%। और अगर 5% होगी तो एक साल में 2 छमाही होगी, तो 5 का सक्सिव हम लगा देते हैं, तो 5 + 5 और 5 गुना 5/100। आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि सर छमाही जो ब्याज आएगा वह 10.25% आएगा। कितना डिफरेंस है, 0.25% का डिफरेंस है, 0.25%। इसकी वैल्यू हमें बताई गई है सर 88.80 रुपए है, 80 रुपए है। दशमलव से दशमलव हम हटा देते हैं तो 25% की जो वैल्यू हमें मिलेगी वह 88-80 रुपए मिल जाएगी। आया ना। 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 4 से इधर भी गुना और 4 से इधर भी गुना कर देते हैं तो 100% की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0, 4 8 32, 0, अरे 4 8 32, 4 8 32, 3 35 और 4 8 32, 32 और 3 35, तो 35,520 रुपए प्रिंसिपल आ जाएगा। बट हमसे प्रिंसिपल नहीं पूछा गया, हमसे कह रहा है कि 1/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो प्रिंसिपल आ गया, साधारण ब्याज बराबर में क्या होता है, मूलधन 35,220, 520 हमने अभी निकाला, और गुणे दर, दर कितनी है भैया 10%, टाइम 1/2/3 साल, 1/2/3 को मैं 5/3 भी लिख सकता हूं, तो गुना में आ गया 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 से अगर हम इसको काटते हैं तो 5 5 10 2 12 3, 3 से काटेंगे 3 एकम 3,
3 एकम 3, 2 5, 3 अठे 24 और 1 25, 3 चौके 12, 5 से गुणा कराओगे तो 5 चौक 20 और 5 अठे 40, 40 और 2 42, लास्ट में 20 एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आप मैं पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 चौक 20, 5 अठे 40 और 2 42, 5 एकम 5, 5 4 9 और 5 एकम 5, तो 5920 रुपए, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, अगले सवाल की तरफ अगर हम आते हैं, अगला सवाल वर्क एंड टाइम से है और सवाल आपसे कह रहा, अच्छा सवाल है ये, कह रहा ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 4, 28 और 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने पर वह उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए किसी काम को अकेले कर सकता है 4 दिन में और बी अकेले उसी काम को बच्चों कर सकता है कितने दिनों में, बी कर सकता है 28 दिनों में और सी अकेले उसी काम को कर सकता है 56 दिनों में। सी अकेले उसी काम को कर सकता है 56 दिनों में। हमने आपको बता रखा हुआ है कि पहले अपनी तरफ से कोई भी काम मान लो टोटल, बट काम वही मानेंगे ताकि हमें इफिशियंसी निकालना आसान हो। तो इन सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 56, 4 से भाग करेंगे तो 14 बार, 28 दूना 56 और 56 एकम 56, यानी तीनों मिल करके मैं पूछूं एक दिन में कितना काम करेंगे, 14 2 16 और 1 17, टोटल काम 56 है, एक दिन में 17 काम करेंगे, 17 तिया 51, 3 सही 5/17 दिन लगेंगे इनको पूरा करने में। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो पाइप एंड सिस्टेन से है। कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 18 घंटों में भर सकती हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। खाली टंकी कितनी देर में पूरी भर जाएगी। पाइप ए कितने टाइम में, पाइप ए 12 घंटे में और पाइप बी कितने टाइम में, तो 18 घंटे में पूरा पूरा भर सकती है। पाइप ए 12 घंटे में और बी 18 घंटे में। तो आप जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में कुल काम माना, वैसे हम टैंक की टोटल एफिशिएंसी मान लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं तो 36 मान लेता हूं कि टैंकी 36 लीटर की होगी, तो ए 1 घंटे में 3 लीटर और बी 1 घंटे में 2 लीटर भरेगी। कह रहा है कि टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। टंकी खाली टंकी कितनी देर में पूरी भर जाएगी, तो दोनों जब एक साथ खोले जाएंगे तो 1 घंटे में कितना 5 लीटर पानी भरेंगे। भरना कितना है, 36 लीटर की टंकी है, बताओ कितना टाइम लगेगा, तो 7 घंटे पूरा पूरा और 1/5 घंटे और 1/5 का मतलब हो गया 12 मिनट, यानी 7 घंटे और 12 मिनट में टंकी भर जाएगी। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम आते हैं, अगला जो सवाल है हमारा, ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक गोली दागी जाती है। यह गोली 0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को हिट करती है, तो राइफल से लक्ष्य कितनी दूरी पर है। मान लो मेरे बच्चों यहाँ पर कोई एक टारगेट है, सवाल कह रहा है, और यहाँ एक पॉइंट है, मान लो एस, और ये पॉइंट पी है जहां पर टारगेट है। यहां से गोली दागी जा रही है एस से, और सवाल कह रहा है कि ये गोली जो है 0.2 सेकंड में अपने टारगेट को जाके हिट कर देती है। अगर मेरे बच्चों गोली 0.2 सेकंड में टारगेट को हिट करती है, इसका मतलब गोली को एस से पी तक जाने में 0.2 सेकंड का टाइम लगता है। प्रश्न पूछ रहा राइफल से लक्ष्य कितनी दूरी है, तो मेरे बच्चों गोली 0.2 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगी वही तो राइफल से लक्ष्य की दूरी होगी। तो आप डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड गोली की है 2520, हमें दूरी मीटर में बतानी है, तो स्पीड हमारी जो है मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। कैसे करोगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटू टाइम है 0.2 सेकंड। 18 का भाग करते हैं, 18 एकम 18, 18 चौके 72, आप गुना करेंगे 14 पंचे 700, 140 पंचे कितना होगा 700, 700 करेंगे 70 दूना 140, तो 140 मीटर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा है,
बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ अगर हम आते हैं तो अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। दंड आलेख हमको दिया गया, कह रहा निम्नलिखित आरेख में किसी दिन विशेष में एक विद्यालय के विद्यार्थियों के वजन को दर्शाया गया है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है और इधर जो है वेट और इन केजी किलोग्राम में इनका वेट दिया गया है। आगे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 50 किलोग्राम से कम वजन वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो 50 किलोग्राम से कम, 50 किलोग्राम से कम वजन वाले, तो देखो अगर हम 50 किलोग्राम से 50 किलो यहाँ पे 50 किलोग्राम से कम वजन वाले कितने विद्यार्थी हैं, 40 और 30 70 टोटल 50 किलोग्राम। अब सवाल ये कह रहा है कि 55 किलोग्राम या उससे अधिक, 55 किलोग्राम से अधिक, 55 किलोग्राम से अधिक, तो 55 किलोग्राम से अधिक, देखो 55 किलोग्राम कहाँ है ये, इससे अधिक कितने हैं 55, 45 और 25। तो 55 में अगर मैं 25 जोड़ता हूं तो 55 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 80। 80 में अगर हम 45 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 125। अगर हम 45 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 125। यानी इस आरेख में जो दर्शाया गया है इसमें 70 बच्चे ऐसे हैं जो 50 किलोग्राम या उससे कम है और 125 बच्चे ऐसे हैं जो 50 किलोग्राम या उससे 55 किलोग्राम या उससे अधिक है। तो हमसे सवाल कह रहा है कि 55 किलोग्राम या उससे अधिक वजन वाले विद्यार्थियों से कितने परसेंट कम है। तो पूछ रहा कितने परसेंट कम है, कमी का परसेंटेज बताना है। तो बताओ पहले कितना कम है, तो आप कहोगे सर 125 से 70 जो है वह 30 यानी 55 कम है। 55 कम है किससे, 125 से, और इंटू कर लेंगे 100 परसेंटेज यानी 100 में करना। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से काटोगे 11 बार तो 11 चौके 44%। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए इसी के साथ ये समाप्त होता है। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।